हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 137 है। 136 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आज से जो है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि स्टार्टिंग में ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है वो ओटीआर कर लेंगे, करने के बाद से फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। और अभी लग जाइए, क्योंकि 14 मई ये जो है कि डेट टलने वाला नहीं है। ठीक है, 14 मई जो प्री का डेट आया है ये टलने वाला नहीं है, तो इसी पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जिससे इसका नाम सिलिकॉन पठार है। देखिए, देश में सबसे पहले जो सूचना प्रौद्योगिकी नीति है इसकी घोषणा किसने किया था? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया था। और बेंगलुरु जो है वो दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जिससे इसका नाम क्या है? सिलिकॉन पठार है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? ऊन, लिनन, रेयान, सिल्क। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं। देखिए, प्राकृतिक रेशे की अगर हम बात करें तो ऊन जो है कि आपका प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, कपास, सिल्क, सिल्क भी आपका प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, लिनन, लिनन भी आपका प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ये सब सारे जो है कि प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेयान की, तो रेयान क्या है? ये कृत्रिम रेशा है। देखिए, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं वो जो है कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिन है और रेयान है। तो प्राकृतिक रेशे जो है कि इसमें ऊन, लिनन और सिल्क है। और जो कृत्रिम, जो मानव निर्मित रेशे हैं, ये है आपका रेयान है। ठीक है, तो 1 2 4, 1 2 4 कौन सा है आपका? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह कहाँ मनाया था? उज्जैन में, नासिक में, गिरनार में, मान्यखेत में। देखिए, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग, इन्होंने जो है कि हिरण्यगर्भ महादान समारोह कहाँ पे मनाया था? तो इन्होंने मनाया था उज्जैन में। ए ऑप्शन आपका सही है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कब था? तो 1969 से लेकर के 74 के बीच था। ठीक है, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति करना। ठीक है, देखिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? तो इस योजना का प्रारूप जो है कि DR गडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया और इसी योजना के तहत जो है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ाना, देश में आयातों एवं निर्यातों को घटाना, देश में निर्यातों का बढ़ाना और आयातों का घटाना, देश में आयातों का बढ़ाना और निर्यातों का घटाना। पूछा जा रहा है कि मुद्रा के
अवमूल्यन का परिणाम है। क्या परिणाम है? तो इसका परिणाम यह है कि देश में जो निर्यातें हैं उसको जो है कि बढ़ाना और जो आयात हैं उसको घटाना। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है सवाना, पंपास, प्रेयरी, स्टेपीज। देखिए अलग अलग जगहों पे जो घास के मैदान होते हैं ना अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पंपास। देखिए सवाना ये उत्तरी अफ्रीका में घास के मैदान को बोलते हैं। प्रेयरी ये जो है कि ये भी उत्तरी अमेरिका में ही घास के मैदान को बोलते हैं। और स्टेपीज ये जो है कि यूरोप में घास के मैदान को बोलते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है। वैधानिक मुद्रा लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। देखिए बात की जा रही है वैधानिक मुद्रा की। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वैधानिक मुद्रा होता क्या है। ठीक है, देखिए वैधानिक मुद्रा जो है कि विधि मतलब कानून का समर्थन प्राप्त होता है। वैधानिक जो मुद्राएं होती है उसको जो है कि कानून का समर्थन प्राप्त होता है और कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको जो है कि जो भी वैधानिक मुद्राएं हैं उसको कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए ऐसे समझते हैं, आरबीआई के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है ना नोट, हमारे 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये जो भी है, 500 रुपये, 2000 रुपये, ये सब सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जब आरबीआई के द्वारा ये सब सारी नोटें जारी की जाती है तो मतलब ये जो है कि एक वैधानिक ही मुद्रा है। ठीक है, और इन नोटों को लेना या देने से कोई व्यक्ति मना नहीं करता है। ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि कोई पैसा किसी को आप दे रहे हैं दुकानदार को वो मना कर दे, या फिर वो पैसा दुकानदार दे रहा है, वो नकली नोट की बात अलग है। ठीक है, जो वैधानिक मुद्रा है आरबीआई के द्वारा जो मतलब चलन किया जाता है, मतलब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है कि कोई भी इंसान जो है कि उसको नहीं लेने और नहीं देने से इनकार कभी नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है या ऐसा करता पाया जाता है तो कानूनी तौर पे जो है कि उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये होती है वैधानिक मुद्रा। ठीक है, तो वैधानिक मुद्रा जो है कि वह मुद्रा है जो कि सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है। बिल्कुल सही है, सरकारी की आज्ञा पे ही चलन में आती है। और जो वैधानिक मुद्रा होती है उसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको नहीं ले सकता है कोई, सरकार द्वारा दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, लेने और देने से इनकार करता है, तो सरकार द्वारा उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में निर्माता का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में संस्थाएं का नाम दिया गया है। और हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो इसकी जो है कि स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है कि किया गया 15 जैन 1784 को। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया जो सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, अगर हम बात करें कोलकाता मदरसा की, तो कोलकाता मदरसा की स्थापना जो है कि 1781 में किया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कि 1835 में किया गया। ठीक है, 1835 में किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ये। अब बचे ये दो, हिंदू कॉलेज कोलकाता और संस्कृत कॉलेज बनारस। तो संस्कृत कॉलेज जो बनारस है इसकी स्थापना जो है कि 1974 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो इनके द्वारा जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। ठीक है, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका जोनाथ डंकन के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। तो ये ऐसे देखेंगे तो 5 1 2 3 होगा। 5 1 2 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुशमैन, अमेजन बेसिन, बद्दू, अरेबिया, एस्किमो, ग्रीनलैंड, सेमांग, मलेशिया। देखिए कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए बुशमैन जो जनजाति है ये अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है कि ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। बद्दू जनजात अरेबिया में निवास करती है। एस्किमो जनजात ग्रीनलैंड में निवास करती है। सेमांग जनजात जो कि मलेशिया में निवास करती है। बट बुशमैन जो जनजाति होती है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो पहला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। देखिए जो भी हमारा फंडामेंटल्स राइट है, ठीक है, उसमें जो है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। समानता के मौलिक, देखिए अवसर की समानता, जो अवसर की समानता है वो आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष समानता, ये जो है कि आपका अनुच्छेद 14 के तहत है। ठीक है, और सामाजिक समानता ये है आपका 15 के तहत। देखिए जो सामाजिक समानता है इसमें लिखा गया ना अनुच्छेद 15 में कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है कि विभेद का प्रतिषेध किया गया है। मतलब सामाजिक समानता के बारे में वो बात किया गया है वहां पे। ठीक है, तो ये जो है कि इसमें आपका आर्थिक समानता जो है कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि जो फंडामेंटल्स राइट है ये कौन से भाग में है और अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में फंडामेंटल्स राइट का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद के संबंध में गलत युग्म बताइए। इस वेद के दो भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसके वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधारयु कहलाता है। इसे दो भागों में कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य में है। देखिए यजुर्वेद की बात की जा रही है। देखिए आपके 4 वेद है ना, ठीक है, 4 वेद में जो यजुर्वेद है उसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए जो यजुर्वेद है ना इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग? तो एक भाग है आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक भाग है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसमें जो है कि कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो क्वेश्चंस भी आता है वन लाइनर क्वेश्चन कि कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। इसके वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसको अधारयु कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद का 2 भाग है ना, शुक्लवेद और कृष्णवेद, जिसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको जो है कि केवल गद्य में है। देखिए ये गलत है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये जो है कि आपका गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में है और ये आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद में है। और यहाँ पे दिया गया है कि कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य में है। तो केवल जो है कि ये जो है कि गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, और आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है ये आपका केवल पद में है। तो ये गलत है आपका। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। बात की जा रही है चार्टर एक्ट 1813 का था उसके संबंध में बात किया जा रहा है। देखिए इसमें जो है ना कि भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा मतलब प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष जो है कि 1 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जो चार्टर एक्ट 1813 है। और इसी एक्ट के द्वारा जो भारत में ईसाई मशीनरियों को जो है कि धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, तो दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? बालाघाट, हजारीबाग, खेतड़ी, पूर्वी सिंहभूम। पूछा जा रहा है कि तांबे का खनन किया जाता है कहां पे किया जाता है तांबे का खनन? तो देखिए तांबे का खनन जो है कि आपका बालाघाट में किया जाता है। बालाघाट कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद से ये हजारीबाग में नहीं किया जाता है। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में, यहाँ पे किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे किया जाता है और ये कहाँ पे है? ये जो है कि झारखंड में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? तो 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि जो पीठ मृदाएं हैं उसके विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्या होता है? तो पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त। यह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, पीठ मृदा की बात करें हम तो जो पीठ मृदा होती है ये जो है कि नम जलवायु में बनती है और सड़ी वनस्पतियों से पीठ मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, जो ये मृदाएं होती है इनमें जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा जो है कि अधिक होती है, लेकिन इसमें जो है कि पोटास और फास्फेट की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बिरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, हैदराबाद। बिरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका लखनऊ में, और यह एक पूरा वनस्पति विज्ञान पर अनुसंधान संस्थान है और यह जो है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में संकटग्रस्त बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान था। देखिए, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला उद्यान है। इसकी स्थापना जो है कि 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में संकटग्रस्त जो बंगाल टाइगर थे उनके संरक्षण के लिए किया गया था। देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है और नैनीताल में पड़ता है ये। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में ये पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला सही है। और दूसरा जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल ये प्रथम उद्यान है, ये भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। देखिए, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये नाम किसके नाम पे पड़ा? तो इसका नाम जो है कि जिम कार्बेट के नाम पे ही पड़ा, जिन्होंने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसकी स्थापना में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो ये दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति कर, विक्रय कर, उपहार कर, आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखिए, जो संपत्ति कर है ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। विक्रय कर ये आपका जो है कि प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो ये जो है कि आपका ये विक्रय कर जो है आपका ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, विक्रय कर, उपहार कर, आय कर, ये सब सारे जो है कि क्या है? प्रत्यक्ष कर है, लेकिन इसमें जो विक्रय कर है ये है आपका अप्रत्यक्ष कर। अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? अब्दुस मद, मंसूर, मोहम्मद नादिर, अबुल हसन। अकबर के दरबार का जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? तो वो था अब्दुस मद। देखिए, अकबर के काल में ना चित्रकला की बहुत बड़ी उन्नति हुई। ठीक है, इनके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे। अब्दुस मद जो है कि प्रमुख चित्रकार थे, मीर सैयद अली भी थे, फारूक बेग भी थे, दशवंत भी थे, बशावन भी थे। ये सब सारे चित्रकार जो है कि अकबर के दरबार में रहते थे। नीतिसार के रचनाकार कौन थे? कल्हड़, कामंदक, क्षेमेंद्र, संध्याकर नंदी। नीतिसार के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है कि है आपके कामंदक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नीतिसार से ये जो है कि गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित ये रचना है। ठीक है, नीतिसार जो है ये गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो कामंदक हैं। निम्न किस्मों में गेहूं की कौन सी किस्म नहीं है? सोनार 64, लरमा रोजा, मैक्रोनी, साकेत। पूछा जा रहा है गेहूं की इसमें से किस्में कौन सी नहीं है? देखिए, सोनारा 64 ये भी है, लरमा रोजा ये भी है, मैक्रोनी ये भी है,
साकेत ये जो है कि गेहूं की किस्म नहीं है, ये किसकी किस्म है? तो ये धान की किस्म है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। भारत में कौन सा द्वीप जो है कि प्रवाल द्वीप है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, तो वो है आपका कौन सा? ये लक्षद्वीप। देखिए भारत में ना दो द्वीप समूह है, कौन कौन से? तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप समूह है। देखिए जो लक्षद्वीप समूह है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो लक्षद्वीप समूह जो है कि अरब सागर में पड़ता है और केरल के तट से कुछ दूरी पर पड़ता है। और जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य कौन सी जल संधि है? टारियस जल संधि, बास जल संधि, कुक जल संधि, हुंडास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में कौन सी जल संधि है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करते आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।